आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में और मेनली हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे अपने ग्लाइकोलिसिस पाथवे के ऊपर। और ये हमारी बायोकेमिस्ट्री के यूनिट 2 का फर्स्ट लेक्चर होने वाला है। और देखो यहाँ पे वीडियो के लास्ट में आप लोगों से कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें करनी है, तो वीडियो का लास्ट पार्ट आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के बारे में, तो जो हमारी यूनिट 2 है वो हमारी पूरी की पूरी इसी के ऊपर बेस है। और इसके अंदर हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक पढ़ने हैं, लाइक हमारा ग्लाइकोलिसिस हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ऐसे करके हमें यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक जो है इसी के अंदर पढ़ने हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आप लोग ये समझो कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी के अंदर सबसे मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ये चीज़ हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट के लेक्चर में देखी थी। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझो कि हमारी बॉडी को जो एनर्जी है वो यहाँ पे एटीपी के फॉर्म में मिलती है। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट से एटीपी का फॉर्मेशन आखिर होता कैसे है, तो वो होता है हमारा यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के थ्रू। यानी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म हमारी एक टाइप की ऐसी प्रोसेस होती है जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है, या फिर कह सकते हो कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है। अब देखो मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिज्म आप लोग ऐसे कह सकते हो कि हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे जितनी भी केमिकल प्रोसेस चल रही हैं उन सबको कंबाइंड फॉर्म में हम लोग यहाँ पे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है या फिर इसकी जो सिंथेसिस होती है, वही सारी चीज़ें हमारी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के अंदर आ जाती हैं। अब देखो, अभी आप लोग ज़्यादा टेंशन मत लो, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग एक एक करके देखेंगे, आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑन दिस अर्थ। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है कि कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है अर्थ में, और ये हमारी बॉडी में मेजर एनर्जी सोर्स होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की डेफिनेशन को देखना चाहें तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। ऑल द बायोकेमिकल प्रोसेस दैट आर इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस, ब्रेकडाउन एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट इंश्योर्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू ऑल द लिविंग सेल्स आर नोन एज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यानी यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेस चल रही हैं जिसके थ्रू हमारा क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस। देखो, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। या तो हमारे कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो रहा हो, या तो उसका ब्रेकडाउन हो रहा हो, या फिर उसका जो है इंटर कन्वर्जन हो रहा है, यानी उसका कन्वर्जन जो है किसी और चीज़ में हो रहा हो। और जिसके थ्रू क्या हो रहा हो, देखो ये सारी चीज़ें अगर हो रही हैं तो यहाँ पे दैट इंश्योर्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी, जिसके थ्रू जो हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उनको यहाँ पे एनर्जी मिलती रहे। अब देखो, हमारी बॉडी की सेल्स को एनर्जी मिलेगी तो अल्टीमेटली हमारी बॉडी को मिलेगी, वही चीज़ है। तो वही चीज़ें हमारी क्या होती हैं, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यानी ये हमारी एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी की सप्लाई होती है। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इज सिंपलर देन फैट और अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, हेंस कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड एज इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो, जो हमारी बॉडी है ना, तो हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पे देखो मेन यहाँ पे तीन ही चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो अगर हम लोग अपने डाइट की भी बात करें तो मेजरली हमें यहाँ पे तीन चीज़ें ही मिलती हैं किसी भी खाने से या फिर किसी भी चीज़ से। एक होता है प्रोटीन, और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे फैट या फिर कह सकते हो लिपिड्स के फॉर्म में, और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये तीनों ही हमारी बॉडी में क्या होते हैं, आप कह सकते हो कि ये तीनों ही हमारी बॉडी में एक तरह से एनर्जी के सोर्स होते हैं। यानी ऐसा नहीं कि हमारा कार्बोहाइड्रेट इकलौता सोर्स है, हमारा फैट भी एनर्जी का ही सोर्स है, प्रोटीन भी हमारा एक टाइप का एनर्जी का ही सोर्स है। लेकिन चूंकि यहाँ पे होता क्या है, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस है, ठीक है, वो यहाँ पे काफ़ी सिंपल होती है। अगर हम लोग बात करें फैट या फिर अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म से, अब अमीनो एसिड यहाँ पे क्या होता है, अमीनो एसिड यहाँ पे प्रोटीन ही तो होता है, अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो जो हमारा अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म है या फिर जो हमारा फैट का मेटाबॉलिज्म है वो हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए जो हमारी कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है, जो कि बहुत ही जल्दी और सिंपल होती है, इसीलिए हमारे कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो यहाँ पे यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। यानी हमें काम करने के लिए जब यहाँ पे इंस्टेंट एनर्जी चाहिए होती है तो वो हमारे कार्बोहाइड्रेट के थ्रू ही हमें मिलती है। और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के अंदर भी बात करें तो जो हमारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट विच टेक्स पार्ट्स इन ऑल द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। यानी यहाँ पे देखो, हम लोग अभी जितनी भी मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के अंदर, उन सब में हमारा ग्लूकोज ही यहाँ पे मेजर एलिमेंट होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे अपने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के कुछ मेजर पाथवे की बात करें तो यहाँ पे देखो हमारा जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया, ग्लाइकोजेनेसिस हो गया। देखो इन सब के बारे में यहाँ हम लोग बात नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी हमें इन सब के बारे में ही डिटेल में बात करनी है इस पूरे यूनिट में।
बाकी देखो अगर हम लोग अपने सिलेबस की बात करें तो जो हमारे स्टार्टिंग के 6 हैं इनको आप लोग को अपने सिलेबस में काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे मेनली बात करेंगे अपने ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में। तो अब बात करें हम लोग यहाँ पे अपने ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में, तो ग्लाइकोलिसिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पाथवे ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अकर्स इन ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग सेल्स। देखो यहाँ पे एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी ग्लाइकोलिसिस है ये हमारे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट स्टेप पाथवे है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या होता है, देखो ये हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स हैं उन सभी के अंदर हमें ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस देखने को मिलती ही मिलती है। बाकी यहाँ पे और सारे जितने पाथवे हैं तो उनमें से ज़रूरी नहीं कि हमारी सारी सेल में हो, लेकिन जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है ये हमारी बॉडी की हर एक सेल में देखने को मिलता है। इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म या फिर कह सकते हो साइटोसोल ऑफ सेल्स एज ऑल द एंजाइम्स इन्वॉल्व इन ग्लाइकोलिसिस पाथवे प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। देखो जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है ये हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में होता है, और साइटोप्लाज्म में देखो जो हमारा मेन लिक्विड पार्ट होता है वो हमारा साइटोसोल होता है। तो आप लोग कह सकते हो कि साइटोसोल या फिर साइटोप्लाज्म, देखो दोनों एक ही बातें हैं, यानी कि ये मेनली हमारा जो है साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। और देखो साइटोप्लाज्म में क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे है अभी हम लोग उसको काफ़ी डिटेल में देखेंगे, तो उसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और वो जो एंजाइम्स हैं वो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर ही होते हैं, इसीलिए हमारा ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे देखो इट कैन टेक्स प्लेस इन बोथ आइदर एरोबिक और एनारोबिक कंडीशंस। देखो एरोबिक और एनारोबिक का क्या मतलब है कि एरोबिक का मतलब होता है जब यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई हो, और एनारोबिक का मतलब होता है जब यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई ना हो। तो अगर मान लो ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है तब भी हमारी ग्लाइकोलिसिस हो सकती है, और अगर नहीं हो रही है तब भी हमारी ग्लाइकोलिसिस हो सकती है। तो ये इसका एक काफ़ी बड़ा एडवांटेज है। और अगर हम लोग बात करें तो जो हमारी एरोबिक कंडीशंस होती हैं, यानी कि जब यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही है, तब होता क्या है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट अलॉन्ग विद द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड NADH। देखो यहाँ पे ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज मत हो, बहुत ही सिंपली समझो, अभी हम लोग डिटेल में देखेंगे तब सब समझ जाओगे। बाकी अभी देखो क्या है, अगर हमारे यहाँ पे एरोबिक कंडीशन है, एरोबिक का मतलब क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे होगा क्या, जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है, तो ग्लाइकोलिसिस के अंदर होगा क्या, जो हमारा ग्लूकोज है, तो हमारा ग्लूकोज यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज यहाँ पे कन्वर्ट होगा हमारा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में, ठीक है, पायरुवेट में। और यहाँ पे देखो इसके साथ साथ जो है हमें एनर्जी, क्योंकि देखो मेनली हमें क्या चाहिए, हमारा जो भी यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस पाथवे हो रहा है या फिर कुछ भी हो रहा है, तो बॉडी के अंदर ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। और एनर्जी यहाँ पे जो हमें ATP के फॉर्म में मिलती है, और एक हमें यहाँ पे NADH के फॉर्म में मिलती है। अब देखो NADH के बारे में अभी आप लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है, आगे हम लोग जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में देखेंगे। बाकी एक समझो कि ये हमारा एक टाइप का जो है कोएंजाइम होता है, और इससे भी हमें यहाँ पे ATP ही मिलती है। अभी कैसे मिलती है तो उन सभी को आगे देखेंगे, अभी ज़्यादा आप लोग कंफ्यूज मत हो। और अगर यहाँ पे देखो सिंपली बात करें एनारोबिक कंडीशन की, यानी कि जब यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है, अंडर एनारोबिक कंडीशंस पायरुवेट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू लैक्टेट। देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, अगर मान लो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही है तो यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं होते हैं, बस होता क्या है, ये जो 2 पायरुवेट है ये हमारे यहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है लैक्टेट में, बस सिंपल। और यहाँ पे जो हमारा NADH है ये भी यहाँ पे कंज्यूम हो जाता है, यानी NADH यहाँ पे दोबारा से इसमें जो है लैक्टेट में कंज्यूम हो जाता है, और बचता यहाँ पे सिर्फ जो है हमारा ATP है। अब देखो अभी हो सकता है आप लोग को ना चीज़ें समझ में आ रही हो, तो ज़्यादा परेशान मत हो, अभी हम लोग यहाँ पे जब पाथवे को देखेंगे मेनली तब आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करते हैं अपने ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में। अब देखो ये जो हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे ये हमारी एक 10 स्टेप की प्रोसेस है, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे बहुत सारे एंजाइम्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, और जो हमारा पाथवे है वो हमारा ग्लूकोज से ही शुरू होता है। और यहाँ पे एंजाइम्स आप लोग देख सकते हो कि ये सारे हमारे एंजाइम्स होते हैं। अब देखो हो सकता है कि आप लोगों को ये टॉपिक काफ़ी टफ लग रहा हो, तो उसके पीछे की वजह ये हो सकती है कि आप लोग सिर्फ जो है पाथवे को रटने की कोशिश कर रहे हो, आप लोग पाथवे को समझ नहीं रहे हो। आप लोग पाथवे को समझने की कोशिश करो, ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएंगी। जैसे कि मुझे भी बनाते बनाते खुद ही याद हो गया, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सिंपल है, हम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर हो क्या रहा है। देखो सबसे पहले पाथवे हमारा ग्लूकोज से स्टार्ट हो रहा है, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर हमारा आप लोग देखो पहले क्या होता है, ये होता है हमारे यहाँ पे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जिसके अंदर यहाँ पे कितने कार्बन होते हैं, ध्यान से गिनो, 1 2 3 4 5 6, यानी ग्लूकोज हमारा एक 6 कार्बन का यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। सिंपल सी बात है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा ग्लूकोज है वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। और यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा प्रेजेंट है, हेक्सोकाइनेस। और देखो यहाँ पे एक और चीज़ हो रही है, जो हमारा ATP है उसका ब्रेकडाउन हमारा किस में हो रहा है, ADP में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग ये समझो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का मतलब क्या है।
तो यहाँ पे देखो हमारा ग्लूकोज यहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर हमारे कितने कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो जो हमारे यहाँ पे 6 कार्बन है, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने अपने 6 कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप लाके अटैच कर दिया, तो इसका नाम क्या हो गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। बहुत ही सिंपल है। अब देखो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि आखिर ये फॉस्फेट आया कहाँ से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एटीपी का ब्रेकडाउन हो रहा है किसमें, एडीपी में। तो एटीपी क्या होता है, एटीपी होता है हमारे यहाँ पे एडनोसिन, और एडनोसिन के साथ हमारे यहाँ पे कितने फॉस्फेट अटैच होते हैं, 3 फॉस्फेट, एडनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है हमारा एटीपी। अब यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, एटीपी हमारा कन्वर्ट हो रहा है एडीपी में, यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में। यानी यहाँ पे एक फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पे क्या हो गया, अलग हो गया, और यही जो फॉस्फेट ग्रुप है ये अलग हो गया, यहाँ पे अटैच हो गया, और बचा क्या, बचा हमारा एडीपी यानी एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो बहुत ही देखो कितनी सिंपल सी चीज़ें हैं, आप लोगों को थोड़ा सा स्टेप समझने हैं। अब नाम अगर आप लोग देखो यहाँ पे चीज़ें समझ गए ना, तो नाम आप लोग को और आसानी से याद हो जाएंगे। अब जो हमारा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, ये हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये हमारा कन्वर्ट हो रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब ये फ्रक्टोज आखिर है क्या, तो देखो फ्रक्टोज कुछ नहीं है, ये हमारा ग्लूकोज का ही एक आइसोमर है। यानी यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, ये हो गया हमारे यहाँ पे फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर। और दोनों में अगर आप लोग यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को काउंट करोगे तो दोनों में यहाँ पे बिल्कुल नंबर सेम है, C6H12O6, यानी दोनों का फॉर्मूला सेम है। बस यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है स्ट्रक्चर हमारा डिफरेंट हो जाता है। तो ये होता है हमारे यहाँ पे फ्रक्टोज, और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। यानी यहाँ पे जो हमारा 6 कार्बन यहाँ पे हमारा फॉस्फेट अटैच होगा क्योंकि इसमें भी था। और यहाँ पे देखो हमारा एंजाइम कौन सा है, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। देखो यहाँ पे एंजाइम का नाम भी देखो कितना सिंपल है, ये फॉस्फोग्लूको, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका आइसोमरेज हो रहा है, यानी कि ये इसका आइसोमर हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। बहुत ही सिंपल है, और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया। अब ये जो हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है, ये हमारा फिर से किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट। अब देखो 1,6 बाइफॉस्फेट का क्या मतलब है, देखो ये हमारा फ्रक्टोज का 6वां कार्बन है, तो यहाँ पे इसका सिंपल सा नाम है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अब 1,6 बाइफॉस्फेट का क्या मतलब है बताओ, बहुत ही सिंपल है ना यार। देखो 6वें कार्बन पे फॉस्फेट अटैच है, तो पहले कार्बन पे भी हमारा एक फॉस्फेट अटैच कर दो, तो अब इसका नाम क्या हो गया, फ्रक्टोज 1,6 और बाई, क्योंकि 2 फॉस्फेट है तो बाइफॉस्फेट। अब देखो यहाँ पे हमारा जो है फिर से क्या हो रहा है, एटीपी का एडीपी में कन्वर्ट हो रहा है, क्यों, क्योंकि एक फॉस्फेट ग्रुप हमारा दोबारा आके जुड़ रहा है, तो यहाँ पे हमारा एडीपी फिर से ब्रेक हो रहा है। और यहाँ पे एंजाइम हमारा कौन सा प्रेजेंट है, फॉस्फोफ्रक्टो। देखो फॉस्फो और यहाँ पे फ्रक्टो और काइनेस। देखो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझो कि जब भी हमारा यहाँ पे मेनली एटीपी का ब्रेकडाउन होता है, या फिर कह सकते हो कि जो है हमारा फॉस्फेट ग्रुप आके अटैच होता है, तो हमारा यहाँ पे एंजाइम लगता है काइनेस। अब जिस चीज़ से हो रहा है वही हम लोग एंजाइम लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे जो हमारा ग्लूकोज है ये 6 कार्बन की शुगर होती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, हेक्सोकाइनेस। अब यहाँ पे देखो इसका कभी कभी जो हमारा एंजाइम है हेक्सोकाइनेस की जगह ग्लूकोकाइनेस भी होता है। तो जो ग्लूकोकाइनेस है वो मेनली हमारे यहाँ पे लिवर और पैनक्रियाज में होता है। बाकी आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज मत हो, सिंपली बस इस चार्ट को आप लोग समझो। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, अब यहाँ से जो है चीज़ें थोड़ा सा अलग होने वाली हैं। अब यहाँ पे ये जो हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट है, ये क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से समझना, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट जो है हमारा बाइफॉस्फेट ब्रेक होगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, यानी इसको हम लोग शॉर्ट में DHAP बोलते हैं। और किस में ब्रेक होगा, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, और इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, G3P। तो इसको सिंपली समझो, हमारा फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट किस में ब्रेक होगा, DHAP और G3P में। अब यहाँ पे आप लोग को बहुत ध्यान से समझना है, फ्रक्टोज हमारा कितने कार्बन की शुगर है, 6 कार्बन की, लेकिन यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है, ये दोनों हमारे फ्रक्टोज से ही तो ब्रेक हुए हैं। तो ये जो फ्रक्टोज है ये यहाँ पे 3 कार्बन में ब्रेक हो जाता है, यानी जो हमारा DHAP है ये भी हमारा 3 कार्बन का है, और जो हमारा G3P है इसके अंदर भी हमारे कार्बन कितने हैं, 3 है। और यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा लग रहा है, एल्डोलेस। तो देखो यहाँ पे जब भी कोई चीज़ यहाँ पे ब्रेक डाउन होती है तो उसको हम लोग यहाँ पे एल्डोलेस एंजाइम यहाँ पे यूज होता है। अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे क्लीवेज हो रहा है। क्लीवेज मतलब ब्रेक डाउन ही होता है, यानी यहाँ पे ये दोनों का ब्रेक डाउन हो गया। अब देखो यहाँ पे जो हमारा जो हमारी ग्लाइकोलिसिस की फर्दर प्रोसेस है वो हमारी G3P से ही कंटिन्यू होती है, यानी इसका हमारा कोई रोल नहीं होता है ग्लाइकोलिसिस में। लेकिन अब यहाँ पे बहुत ध्यान से आप लोग को एक चीज़ समझनी है, जो हमारा G3P होता है यानी कि ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है, ये हमारे जो है DHAP यानी कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का ही आइसोमर होता है।
अब यहाँ पे होता क्या है, ये जो हमारा DHAP बना है ये भी हमारा G3P में ही कन्वर्ट हो जाता है। यानी अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से देखो एक तरफ तो हमारा G3P बना ही था, एक तरफ हमारा जो DHAP बना था ये भी हमारा G3P में कन्वर्ट हो गया। यानी यहाँ से हमारे पास G3P के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसको बिल्कुल अभी याद रखना, तभी यहाँ पे एट लास्ट में जाके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरूवेट बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब 2-2 की चेन चल रही है, बिल्कुल सिंपली समझना। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ से अब हमारी चेन जो है आगे बढ़ेगी और जो हमारे यहाँ पे पाथवे है, तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब यहाँ पे जो हमारा G3P है उसका हो जाएगा डीहाइड्रोजिनेस, यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट में। और देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो हमारी ये वाली स्टेप है इसमें क्या हो रहा है, हमारा 2NAD+ से 2NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। और यही होता है, देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको अभी आप लोग बिल्कुल बस याद रखना। हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, 2NADH, अभी इस चीज़ को लास्ट में हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे NADH क्या होता है, एक टाइप का कोएंजाइम होता है और इसी से हमें जो है दोबारा से ATP मिल जाती है। अभी कैसे मिलती है तो उसको हम लोग एट लास्ट में अपने एनर्जी कैलकुलेशन में देखेंगे। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, हमारा क्या हुआ, 2NADH का फॉर्मेशन हुआ और G3P का डीहाइड्रोजिनेस हो गया और फॉर्मेशन किसका हुआ, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। अब ये जो 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट है ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ पे देखो इसका मतलब क्या हुआ, 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट जब हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि इसके अंदर से एक यहाँ पे क्या हुआ, एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो गया और एक फॉस्फेट ग्रुप जब रिमूव हो गया तो हमारा क्या हुआ, ADP से जो है ATP का फॉर्मेशन हो गया। और चूंकि यहाँ पे देखो चीज़ें हमारी 2 है, क्योंकि 2 G3P है, तो यहाँ पे 2 ATP से 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ। देखो अभी तक यहाँ पे क्या हो रहा था, थोड़ा समझना, अभी तक हमारा ATP जो है यूज हो रहा था, ATP का कन्वर्जन हो रहा था ADP में, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब हमारा ATP का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। और कितना ATP फॉर्म हो रहा है, 2 ATP, कितने से, 2 ADP से। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा 3-फॉस्फोग्लिसरेट है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2-फॉस्फोग्लिसरेट। अब देखो 3 और 2 का क्या मतलब है, यानी कि जो हमारा फॉस्फेट है उसकी पोजीशन ही चेंज हुई है, बाकी हमारे यहाँ पे कंपाउंड सेम है, यानी कि ये क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर होंगे। तो यहाँ पे हमारा एंजाइम कौन सा यूज होगा, फॉस्फोग्लिसरोम्यूटेज। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे चूंकि फॉस्फेट का रिमूवल हो रहा है इसलिए हमारा एंजाइम कौन सा यूज हो रहा है, बिस फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस। देखो यहाँ पे एंजाइम यही चीज़ है, फॉस्फोग्लिसरेट और उसके बाद काइनेस लगा दो, फॉस्फोग्लिसरो और उसके बाद म्यूटेस लगा दो, बस कितना सिंपल है। और उसके बाद फाइनली अब देखो क्या होगा, अब फाइनली जो हमारा 2-फॉस्फोग्लिसरेट है यहाँ पे ये क्या होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, इनोलेस। और एट लास्ट में जो हमारा फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट है ये हमारा फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, पाइरूवेट में। और यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, पाइरूवेट काइनेस। और यहाँ पे फिर से क्या होगा, फिर से हमारे जो है 2 ADP से 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। और बिल्कुल आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे ये 2 मॉल है, यानी कि इसके जो है पाइरूवेट के हमें जो है 2 मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की साइकिल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग जो है, आप लोग देखो बस ये सारी चीज़ें याद कर लो, बाकी जो हमारे एंजाइम्स का नेम है वो आप लोग को ऑलरेडी याद हो जाएगा। जैसे हमारा ग्लूकोज फॉस्फेट में कौन सा है, फॉस्फोग्लूकोआइसोमेरेज, फॉस्फोग्लूको। और उसके बाद यहाँ पे आप लोग एक चीज़ और याद कर लेना कि कौन से स्टेप में हमारे ATP और ADP का फॉर्मेशन हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें तो यहाँ पे याद हो ही जाएंगी। अब यहाँ पे देखो एक जो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि यहाँ पे जो हमारी ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस है उसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, और जो हमारा थर्ड स्टेप है और जो हमारा लास्ट स्टेप है ये हमारा इरिवर्सिबल होता है। इसीलिए यहाँ पे देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना, जो हमारा एरो का साइन है वो हमारा सिर्फ जो है एक तरफ लगा हुआ है, लेकिन अगर बाकी स्टेप की बात करें तो हमारा एरो का साइन यहाँ पे दोनों तरफ लगा हुआ है, क्योंकि ये जो बाकी के स्टेप है ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे रिवर्सिबल होते हैं। तो आई होप कि आप लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे जो हमारी ये ग्लाइकोलिसिस की साइकिल है, अब इसी को आप लोग यहाँ पे देखो, अगर आप लोग का लॉन्ग में आंसर आ रहा है तो यही सारे जो हमारे स्टेप हैं इन्हीं को आप लोगों को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख देना है। जैसे कि यहाँ पे देखो हम लोगों ने थोड़ा सा लिखा भी हुआ है। बाकी देखो जरूरी नहीं कि आप लोग को बिल्कुल कॉपी करना है, आप लोग आराम से अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। बाकी हम लोग थोड़ा सा इसको जल्दी से देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्टेप में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू, ग्लूकोज हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ हेक्सोकाइनेस। एंजाइम हमारा कौन सा है, हेक्सोकाइनेस। और दैट ब्रेक्स द ATP इंटू ADP एंड PI, यानी कि ATP यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ADP में। और PI का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो कि फॉस्फेट यहाँ पे किस में अटैच हो जा रहा है, हमारे ग्लूकोज में। ये चीज़ हम लोग देख चुके हैं। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, आइसोमर हो जा रहा है किसका, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, यानी इसका यहाँ पे आइसोमराइजेशन हो रहा है किसमें, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज। और उसके बाद यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट यहाँ पे फर्दर किस में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट में। तो देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें बिल्कुल आप लोग आराम से पढ़ सकते हो, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है और बिल्कुल यही चीज़ लिखी हुई है। ये सारे स्टेप जो हम लोगों ने देखा है यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग को नोट्स में देखने को मिल जाएंगी।
बाकी अभी अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो देखो यहाँ पे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने जो है एनर्जेटिक सॉफ्ट ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में। अब देखो यहाँ पे जो हमारी ग्लाइकोलिसिस का जो भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसमें आप लोगों से 2 ही 3 चीज़ें पूछते हैं। पहला तो आप लोग को पूरा स्टेप लिख के आना है, दूसरा आप लोग को एनर्जेटिक्स लिख के आना है। एनर्जेटिक्स क्या होता है? देखो एनर्जेटिक्स का मतलब होता है कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है इसमें हमें टोटली कितनी एटीपी मिल रही है, क्योंकि देखो हमारा मेन मोटिव जो है एटीपी को ही गेन करना है, यानी एटीपी को सिंथेसाइज करना ही हमारा किसी भी पाथवे का मेन मोटिव होता है। सेल के अंदर ये पाथवे क्यों चल रहा है? ताकि उसको एटीपी मिल सके, और एटीपी से क्या हो, एटीपी से एट लास्ट में एनर्जी मिल सके। तो जो हमारा ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है इसके अंदर हमें यहाँ पे नेट कितने एटीपी देखने को मिले, वही होता है हमारे यहाँ पे एनर्जेटिक सॉफ्ट ग्लाइकोलिसिस पाथवे। तो सबसे पहले हम लोग बात करें अपने मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी गेन या फिर कितने एटीपी का सिंथेसिस हुआ। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे देखो जो हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है यानी G3P है, जब यहाँ पे ये कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट। देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, ये जो हमारा G3P है जब ये कन्वर्ट होता है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 NAD+ से 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनना, जो हमारा एक NADH होता है इसके अंदर यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली हमें जो है कितने 3 एटीपी देखने को मिलते हैं। देखो कहीं कहीं मेनली आप लोगों को जो स्टैंडर्ड बुक्स में 2.5 भी देखने को मिलते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली हम लोग कह सकते हैं कि जो हमें 3 एटीपी देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे कितने NADH बन रहे हैं, 2 NADH, तो टोटल एटीपी कितना हो जाएगा, 3 × 2 यानी 6 एटीपी। तो हमारा यहाँ पे जो हमारा ये वाला स्टेप है इसमें हमें कितने 6 एटीपी देखने को मिले। और जो हमारे यहाँ पे अब देखो जो हमारा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट है, जब ये कन्वर्ट हो रहा था 3 फॉस्फोग्लिसरेट, देखो जब ये 1,3 में कन्वर्ट हो रहा था तब हमारा कितना 2 ADP से 2 ATP, यानी यहाँ पे भी हमें 2 ATP मिल गया। और उसके बाद एट लास्ट में जब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बन रहा है तब भी हमें जो है दोबारा से 2 ATP मिल गया। तो टोटली हमें यहाँ पे कितने ATP मिल गए, 10 ATP। और उसके बाद हम लोग बात करें मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP यूज, यानी कि कितना ATP यूज हुआ। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप था हमारा, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था तो हमारा क्या हो रहा था, एक ATP यहाँ पे ADP में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक ATP यहाँ यूज हो गया। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से जब फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट बन रहा था तब भी हमारा एक ATP यूज हो गया। तो यहाँ पे एक ATP यूज हो गया, यानी देखो 10 ATP बने, 2 ATP यूज हो गए। तो अगर हम लोग यहाँ पे नेट ATP की बात करें तो नंबर ऑफ ATP सिंथेसाइज कितना है, 10, नंबर ऑफ ATP यूज कितना है, 2, तो नेट ATP सिंथेसाइज कितना हो गया, 8। यानी कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस का पाथवे है उसमें हमें यहाँ पे कितने ATP देखने को मिलते हैं, 8 ATP हमें जो है नेट देखने को मिलते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने सिग्निफिकेंस ऑफ ग्लाइकोलिसिस पाथवे के बारे में, यानी कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस पाथवे इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो देखो इसकी यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि इट इज़ द ओनली पाथवे दैट टेक्स प्लेस इन ऑल द सेल्स ऑफ बॉडी। यानी देखो ये हमारा इकलौता ऐसा पाथवे होता है जो कि हमारी बॉडी की सभी सेल्स में देखने को मिलता है। बाकी जितने भी पाथवे हम लोग आगे बढ़ेंगे तो उसमें से कुछ सेल्स के अंदर होते हैं, कुछ यहाँ पे नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारी सारी सेल्स के अंदर होता है। अब यहाँ पे बात करें फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस पाथवे, एनर्जी इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP विच इज फर्दर यूज्ड फॉर वेरियस मेटाबॉलिक पाथवेज। यानी हम लोग को पता है कि ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है जो कि हमारे अदर जो है मेटाबॉलिक प्रोसेस में यूज होती हैं। इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी इन RBC। यहाँ पे देखो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है ये हमारे RBC के अंदर जो है ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि RBC के अंदर हमारे यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो यहाँ पे हमारी RBC के अंदर जो है सिर्फ हमारा ग्लाइकोलिसिस इकलौता ऐसा सोर्स है जो कि एनर्जी फॉर्मेशन करता है। और उसके बाद ड्यूरिंग एक्सट्रीम एक्सरसाइज व्हेन मसल्स टिश्यू लैक्स इनफ ऑक्सीजन एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस अकर्स दैट फॉर्म्स मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर मसल्स। देखो चूंकि हम लोगों ने देखा है स्टार्टिंग में कि ग्लाइकोलिसिस हमारी एरोबिक में भी हो सकती है, एनारोबिक में भी हो सकती है। तो जब हम लोग कभी कभी क्या होता है कि मान लो हम लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारी मसल्स में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो तब हमारी जो है बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस से मिलती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात करें तो ये हमारा जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं उनकी सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है। और जो हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है G3P है, ये हमारा जो है ट्राईग्लिसराइड और फॉस्फोलिपिड की सिंथेसिस में भी यूज होता है। एंड एट लास्ट में जो हमारा ग्लाइकोलिसिस है ये हमारे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन का फर्स्ट स्टेप होता है। तो ये था हमारे यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस का कंप्लीट लेक्चर।